ये लो, चाय पी लो तुम सब। धन्यवाद माँ जी। वैसे इतना टाइम लग जाएगा इस पूरे घर को तैयार होने में? मुश्किल से 15 दिन माता जी। 2 कमरे और हॉल तो तैयार हो ही गए हैं, अब बस एक कमरा और रह गया है। चलो अच्छा है, दोनों बहुओं के आने से पहले उनके कमरे बनकर तैयार हो जाएंगे। सरला के दोनों बेटे उमंग और कार्तिक की 1 महीने बाद एक साथ शादी होने वाली होती है। अपनी दोनों बहुओं के आने से पहले सरला अपने पुराने घर को तुड़वाकर नया घर बनवाती है। सरला सभी मजदूरों को चाय देकर वापस अपने किराए के घर में आ जाती है कि तभी सरला के दोनों बेटे उमंग और कार्तिक उदास होकर घर पर लौटते हैं। अरे उमंग, कार्तिक, क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों का चेहरा ऐसे क्यों उतरा हुआ है? माँ, जो फैक्ट्री में कपड़ों का माल बन रहा था वो कुछ मजदूरों की गलती के कारण खराब हो गया। अर्जेंट माल जाना था तो हमने जो घर के पैसे थे उससे सामान मंगवा लिया। इसीलिए अब हमें घर का काम बीच में ही रोकना होगा। लेकिन ऐसे कैसे बेटा? घर तो लगभग पूरा बन चुका है। तुम दोनों के कमरों में से भी एक कमरा तैयार हो चुका है। अब जब अगले महीने बहू आएगी तो वो क्या कहेगी? पैसे कम होने की वजह से सरला को अपने घर का काम बीच में ही रुकवाना पड़ता है, जिसके चलते सरला के दोनों बेटों में से एक का कमरा तैयार नहीं हो पाता। अब शादी के बाद दोनों बहुएं कैसे रहेंगी, इसी बात की फिक्र सरला को सताई जा रही थी। ऐसे ही समय गुजरता है और आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन सरला के दोनों बेटों की शादी होती है। शादी कर सरला अपनी नई नवेली बहू वैशाली और सुमन को घर पर ले आती है और बड़े प्यार से दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करती है। माँ जी, मैं काफी थक चुकी हूँ, बाकी की रस्म हम कल कर लेते हैं। आप मुझे मेरा कमरा बता दीजिए। अपनी छोटी बहू वैशाली के कमरे पूछने पर सरला के पसीने छूटने लगते हैं। माँ जी बोलिए ना, किस तरफ है हमारा कमरा? सरला अब ज्यादा देर तक अपनी दोनों बहुओं से बात छुपा नहीं सकती थी, जिसके चलते सरला अपनी दोनों बहुओं को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर उनकी दोनों बहुएं काफी ज्यादा हैरान होती है। माँ जी, यह आप क्या कह रही हैं? इसका मतलब मुझे और वैशाली को एक ही कमरे में रहना होगा। लेकिन माँ जी, हम लोग एक ही कमरे में कैसे रह सकते हैं? और तो और आज तो हमारी सुहागरात भी है। मैं जानती हूँ बहू, इसलिए मैंने कमरे के बीच में एक पर्दा लगा दिया है और अलग अलग बेड भी रखवा दिए हैं। सिर्फ कुछ समय की बात है, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उतनी जल्दी एक और कमरा बनवा दूंगी। तब तक तुम दोनों थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। इतना कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की एक कमरे में रहने की बात सुन दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की शक्ल देखकर परेशान हो रही होती हैं। थोड़ी देर में उन दोनों के पति आ जाते हैं, जिसके बाद अब वो दोनों एक ही कमरे में जाकर अलग अलग बेड पर अपने पतियों के साथ बैठ जाती हैं। ये देखो, मैं मुंह दिखाई पर तुम्हारे लिए कितनी सुंदर साड़ी लेकर आया हूँ। तुम कल इसे ही पहनकर तैयार हो ना? क्या खाक तैयार हूँ मैं? इसे पहनकर मैंने अपनी सुहागरात को लेके कितने सपने सजाए थे, लेकिन इस कमरे की देवरानी जेठानी की सुहागरात ने तो मेरे सारे सपनों को बर्बाद करके रख दिया जी। सुमन कार्तिक से गुस्से में साड़ी लेती है और उसे जमीन पर फेंक देती है। जहाँ एक तरफ जेठानी अपने पति पर एक कमरे में सुहागरात मनाने पर गुस्सा कर रही होती है, वहीं देवरानी का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। वैशाली, ये सब अचानक हुआ, वरना हम तो अलग अलग कमरा बनवा ही रहे थे। अगर ये बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हम शादी को थोड़ा डिले करके आगे बढ़ा देते थे। दोनों ही पत्नियां अपने पतियों की गलती पर काफी चिल्लाने लगती है, जिसके चलते सुहागरात पर उन दोनों के पति काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। लेकिन वही उमंग अपनी पत्नी को मनाने के लिए गाने गाने लगता है। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। मेरी जान, जाने मन, मेरी गुलाबो,
अब तो मान भी जाओ ना, मैं कल तुम्हें मूवी दिखाने के लिए भी ले चलूंगा और कल का डिनर भी हम लोग बाहर करेंगे। अपने पति के गाकर मनाने पर वैशाली मान जाती है। जहां अब एक तरफ देवरानी गुस्सा छोड़कर अपने पति के साथ प्यार भरी बातें करने लगती है, वहीं दूसरी तरफ जेठानी अपने देवर के गाने की आवाज सुनकर इरिटेट होने लगती है। कुत्ते के भौंकने की आवाज भी इससे ज्यादा मधुर होती होगी। अपने भाई को समझा लो वो गाना बंद करे। उसकी ये बेसुरी आवाज सुन सुनकर मेरे सिर में दर्द हो चुका है। अपनी जेठानी के मुंह से अपने पति के बारे में ऐसी बातें सुनकर वैशाली गुस्से में पर्दा हटाकर सुमन के पास जाती है। देखो सुमन, तुम भले ही रिश्ते और उम्र में हमसे बड़ी हो, लेकिन अगर मेरे पति के बारे में एक भी शब्द कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़कर रख दूंगी। अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है तो बाहर क्यों नहीं चली जाती कमरे से? हाँ, मैं क्यों जाऊँ? यह हमारा कमरा है। वैसे भी मैं घर की बड़ी बहू हूँ, तो उसके हिसाब से यह कमरा मेरा हुआ। एक तो मेरे कमरे में रह रही हो, ऊपर से मुझसे जबान लड़ा रही हो। हाँ! अपनी पत्नियों को इस तरह लड़ता देखकर दोनों भाई उन्हें शांत करवाकर बिस्तर पर वापस बिठा देते हैं। ऐसे ही थोड़ा समय और गुजरता है और अब कार्तिक शादी की थकान की वजह से सो जाता है। लेकिन सोते सोते कार्तिक खर्राटे लेने लगता है, जिसके चलते अब वैशाली कार्तिक के खर्राटों की आवाज से परेशान हो रही होती है। तुम्हारे भैया क्या पिछले जन्म में कोई भैंस थे जो इतनी भयानक खर्राटे ले रहे हैं? इतनी तेज खर्राटों में तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। कार्तिक के लगातार ले रहे खर्राटों की वजह से वैशाली इतनी परेशान हो जाती है कि अब वैशाली गुस्से में उठती है और अपने जेठ जेठानी की तरफ बढ़ती है। वैशाली जैसे ही गुस्से में पर्दा हटाती है तो देखती है कि उसके जेठ और जेठानी एक दूसरे के गले लगकर सो रहे हैं। पर्दे हटने की आवाज से सुमन और कार्तिक की आंख खुल जाती है और अपने सामने वैशाली को यूं खड़ा देखकर उन दोनों को काफी ज्यादा शर्म आ जाती है। यहाँ क्या कोई मूवी चल रही है जो तुम पर्दा हटाकर आराम से खड़ी होकर ये सब देख रही हो? मुझे इतनी गंदी मूवी देखने का कोई शौक नहीं है। मैं तो यहाँ बस यह कहने के लिए आई थी कि जेठ जी को समझा दीजिए, इनकी खर्राटों की वजह से मेरी रातों की नींद उड़ गई है। अगर इतना ही शांत जगह सोने का शौक है तो तकिया चादर उठाकर छत पर क्यों नहीं चली जाती हो? अपनी जेठानी की बात को सुनकर देवरानी भी कहाँ चुप रहने वाली थी और अब फिर एक बार देवरानी और जेठानी में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके चलते उनकी सुहाग रात की पूरी रात बहस और लड़ाई में ही गुजर जाती है। अगले दिन भी दोनों देवरानी जेठानी का एक दूसरे से मुंह बना होता है, जिसके चलते उन दोनों का पूरा दिन बहस और लड़ाई में निकल जाता है। उमंग, कार्तिक, कुछ हुआ है क्या इन दोनों में? सुबह से देख रही हूँ एक दूसरे से मुंह बनाती फिर रही हैं। अब बेचारे उमंग और कार्तिक क्या ही बताएं अपनी माँ को कि एक कमरे में देवरानी जेठानी की सुहागरात करने का नतीजा क्या निकलता है। ऐसे ही थोड़ा समय और गुजर जाता है, जहाँ अपनी शादी के दिन दोनों देवरानी जेठानी में सुहागरात को एक कमरे में मनाने को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं अब इन दोनों में आए दिन उस एक कमरे में सोने और रहने के लिए लड़ाई होती है। कितनी बार कहा है मैंने कि जब मैं कमरे में हूँ तो नॉक करके आया करो। हाँ, ये तो क्वीन एलिजाबेथ का कमरा है ना, जब बिना नॉक करे आए तो क्वीन एलिजाबेथ मुझे फांसी की सजा दे देगी। एक कमरे में रहने की वजह से दोनों देवरानी जेठानी को अपने पति के साथ वक्त बिताने का थोड़ा भी मौका नहीं मिलता। एक ही कमरा होने की वजह से हर रात इन दोनों देवरानी जेठानी में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती रहती। कितनी बार एक ही बात को कहूँ, मुझे लाइट जलाकर सोने की आदत है, अंधेरे में मुझसे सोया नहीं जाता। और मैं लाइट जलाकर नहीं सो सकती, मुझे तो अंधेरे में ही सोना पसंद है। मैं भी देखती हूँ कि कैसे यह लाइट चालू होती है। देवरानी जेठानी अपनी लड़ाई के चक्कर में कभी लाइट बंद करती तो कभी लाइट चालू करती, जिसके चलते उन दोनों के पति की नींद बार बार खराब होने लगती है और अब दोनों भाई अपना अपना तकिया चादर लेकर हॉल में आकर सोने लगते हैं। अगली सुबह अपने दोनों बेटों को इस हाल में सोता देखकर सरला को अपने बेटे के लिए काफी बुरा लगता है, जिसके चलते अब आखिरकार सरला अपनी एफडी तोड़वाकर इस कमरे की लड़ाई को खत्म करने के लिए एक और कमरा बनवा देती है।
जिसके चलते अब दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाई खत्म हो जाती है और आखिरकार दोनों देवरानी जेठानी अपनी सुहाग रात की रस्म को पूरा करते हैं।